ओके। तो कल हमने, वापस से बोल देता हूँ, कल हमने यहीं पे एंड किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्केलाइट पे, वहीं से आज चालू कर रहे हैं। तो एल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ करा रहे हैं, या और आसानी करने के लिए जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, HX की जगह यहाँ HCl ले लेता हूँ मैं। डन। तो ये बना देगा क्लोराइड, ये यहाँ से लीव करेगा और इधर क्लोराइड पे अटैक हो जाएगा R- पे। ठीक। तो कुल मिलाकर के कहानी कुछ ऐसी हुई कि ROH HCl के साथ रिएक्ट किया, ZnCl2 की प्रेजेंस में। ZnCl2 इज अ लुईस व्हाट, इट इज अ लुईस लुईस एसिड। नन। और यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 लिखना, एनहाइड्रस ZnCl2 लिख लेना। ठीक है बेटा। HCl कॉन्सेंट्रेट एनहाइड्रस ZnCl2 के लिए एक नाम यूज होता है। हाँ, कौन सा होता है बेटा? ल्यूकास रिएजेंट। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2 ओब्लिक कॉन्सेंट्रेटेड HCl के लिए एक नाम यूज होता है जिसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना ल्यूकास रिएजेंट। टेस्ट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो अपन टेस्ट लगाते हैं एल्कोहल के लिए। तो इसमें जो एल्कोहल के लिए टेस्ट लगता है, तो इसमें जो 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है और 3 डिग्री एल्कोहल है। तो ये जो टेस्ट होता है पॉजिटिव 30 मिनट्स के अंदर आता है 1 डिग्री में, 5 मिनट्स में। और ये टेस्ट इमीडिएटली जो है वो पॉजिटिव आ जाता है ल्यूकास रिएजेंट में। कुछ टर्बिडिटी हमको दिखाई देती है। ठीक है। गेट्स टर्बिडिटी विद द ल्यूकास रिएजेंट। क्लियर है बेटा तिवार? अब प्राइमरी अल्कोहल, और ये भी जो है ना, इधर लिखना है 30 मिनट ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग। 1 डिग्री अल्कोहल डू नॉट शो turbidity at normal temperature, at normal temperature, only turbidity is seen after heating। ठीक है बेटा। तो इतना, एक इमीडिएटली, एक 5 मिनट है, एक इमीडिएटली लिखा हुआ है। इसके बाद में, हाँ ठीक है, जल्दी से लिख लो। कल मैंने तुम्हें डार्जन्स रिएक्शन लिखा दी थी ना? हाँ। ठीक है ना? हाँ, मतलब ज्यादातर रिएक्शन प्रिपरेशन की हो चुकी है ना? एनसीईआरटी खोल के बैठना बेटा, यदि कोई रिएक्शन छूट रही है तो मुझे बता देना, है ना? एल्केन लाइट के प्रिपरेशन में एक स्वाट्स, स्वाट्स रिएक्शन शायद होगी, है ना? हाँ, फिंकलस्टीन भी होगी। पहले इसको नोट कर लो फिर बात करेंगे। हाँ हाँ, स्वाट्स में फ्लोरीन जोड़ेंगे, एकदम सही कह रहे हैं आप। फिर फिंकलस्टीन की बात करेंगे। चलो, मिटा दो इसको मैं बेटा। चलो, अब इसके बाद में रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड करते हैं बेटा। नाउ लेट अस टेक ऑन रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। यस, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स। ठीक है ना? हाँ। तो अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना? जैसे मान लो मैंने CH3CH2OH की रिएक्शन कराई है PCl5 के साथ। तो इसमें हम देख सकते हैं, यहाँ पे PCl3 लिख दो, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और कट मार दो, और प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। डन। ऐसा हो जाएगा। अब इसका यदि हम मैकेनिज्म समझें,
तो मैकेनिज्म में वी विल हैव CH3 CH2OH प्लस PCl5। अब फॉस्फरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण क्या होगा कि इसका लोन पेयर इधर अटैक करेगा। लोन पेयर अटैक करेगा तो यहां से एक Cl बाहर निकलेगा और O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट विल फॉर्म CH3 CH2O P Cl 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 नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बेटा एवरीवन? अब व्हाट हैपेंस, इसने इस पे अटैक किया, हाँ, और यहाँ पर क्या है H है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो H प्लस से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोराइड बाहर निकला है तो HCl बना लेगा, तो इधर माइनस HCl हो जाएगा एंड देन इट विल अगेन फॉर्म CH3 CH2O P Cl 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 एंड वन मोर Cl। अब फॉस्फोरस के पास फिर वेकेंट ऑर्बिटल खाली है, तो ये फिर क्या करेगा, इधर से इधर ट्रांसफर होगा। जैसे ही ट्रांसफर होगा O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर फॉस्फोरस पे नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा। फॉस्फोरस नेगेटिव चार्ज होल्ड नहीं करेगा, तो एक तरफ Cl यहाँ से निकल करके इधर पहुंच जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2Cl प्लस P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl, हाँ प्लस HCl ऑफ कोर्स, प्लस HCl बन जाएगा। डन डन डन, आया कुछ समझ में? ठीक है ना बेटा? अब हाँ ये ऐसे करा है कि ये जो है ये एक्सेस में दे दिया, तो यहाँ पर पी वो मतलब ऑर्गेनिक फॉस्फोरिक एसिड बना दिया, वो पीएक्स के साथ था, कौन सा बेटा? पीएक्स3 वो अलग है, वो अलग। पीएक्स3 नहीं, ये जो बना ना ये अपन ने एक्सेस में लिया था। हाँ एक्सेस में लोगे तो फर्दर रिएक्शन, अल्कोहल एक्सेस में ले लोगे तो फर्दर रिएक्शन हो। यदि हाँ यदि आपका मन ये है कि आप अल्कोहल के साथ और भी रिएक्शन कराना चाह रहे हो तो C2H5OH इधर अटैक करके 3 बार में 3Cl निकाल देगा और फिर ट्राई इथाइल फॉस्फेट बन जाएगा। ऐसा आ जाओ बेटा, पर वो तभी होगा जब उसको अपन एक्सेस में कराएंगे। एनसीईआरटी ने जहां तक मेरा ख्याल इस लेवल पे रोक दिया होगा रिएक्शन को। चेक करो एनसीईआरटी में क्या दिया। क्या बेटा नहीं दी है रिएक्शन? नहीं दी? नहीं नहीं रिएक्शन तो प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ, प्रोडक्ट क्या लिखा है? यही लिखा हुआ है ना? हाँ मतलब जो ये लिखा है लिखा है बस, तो इधर ही इसी लेवल पे अपन को रिएक्शन को रोक देना, ठीक है ना? हो गाइस, हो गाइस। हाँ यही रिएक्शन जब उसके साथ होती है फिनॉल के साथ, तो वो ट्राई फिनाइल फॉस्फेट पे जाके रुकती है। समझ रहे बात? यही रिएक्शन जब फिनॉल के साथ होती है और ट्राइफिनाइल फॉस्फेट पे जाके रुकती है, तो फिर फर्दर रिएक्शन होती रहती है। ओके चलो, अब मैं मिटा दूं इसको बेटा? क्या बोले? नहीं कोई कार्बोकेटाइन ऐसा जनरेट नहीं होगा। चलो इसके बाद रिएक्शन PCl3 के साथ कराते हैं इसकी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब है ना, जो मैंने इसमें तुम्हें ट्रिक बताई थी ना, हाँ बीच में कट मारने वाली, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। मतलब ये केमिस्ट्री में अभी अपन पी ब्लॉक पढ़ते हुए पढ़ेंगे, अभी अपन नाइट्रोजन फैमिली पे आएंगे ना, तो फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज में आएंगे, तो वहां पर अपन PCl5 पढ़ेंगे। हालांकि अब तो सिलेबस से हटी गई ये सब चीजें, लेकिन जब आप एनसीईआरटी में PCl5 और PCl3 पढ़ते हैं तो ये सब रिएक्शन आने लग जाते हैं वहां पे, ठीक है ना? चलो अब फिर से एल्कोहल की रिएक्शन में कराता हूँ PCl3 के साथ। सो आई हैव Cl 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 विथ अ लोन पेयर, डन। पर इसके पास अभी भी एक चीज ऐसी है जिसके कारण रिएक्टिविटी होगी, वो है वेकेंट डी ऑर्बिटल, डन। वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये इधर से क्या करेगा, इधर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो यहाँ से ऑब्वियसली Cl जो है वो बाहर हो जाएगा। सो इट विल फॉर्म PO C2H5 O CH2 CH3 OCH2 CH3 प्लस 3HX। अब HCl निकला है तो HCl कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? इसका H प्लस इधर ट्रांसफर करेंगे, क्लियर की बात? और जब H प्लस सारी
कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। और Cl जो है अटैक हो जाएगा, Cl जो HCl का Cl है वो वाला पार्ट जो है वो इधर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इस डायरेक्शन में खुल जाएगा एंड यू विल हैव CH3 CH2 Cl, कितना मोल, 3 मोल, प्लस क्या बन जाएगा P OH लोन पेयर OH OH, इनमें टॉटोमेरिज्म हो जाता है, ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेगा, ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेगा, फाइनली जो है H इधर आ गया, डबल बॉन्ड हो गया, OH हो गया और OH हो गया, टॉटोमेराइजेस। इसमें टॉटोमेरिज्म होता है, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास H3PO2 यहाँ पर बन जाता है और 3 मोल H3PO3 है, सॉरी H3PO3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। फॉस्फोरस एसिड क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड, या और भी कोई नाम होता है क्या, फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड नाम होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है पी ब्लॉक, ठीक है ना। और इसका नेचर जो होता है वो डाई बेसिक होता है, 2 प्रोटॉन काम के होते हैं, ठीक है बेटा। अब यहीं पे आप लोग लिखना कि PBr3 and PI3 are less stable, लिख लो PBr3 and PI3 are less stable, therefore we use P plus Br2 and P plus I2, ठीक है, मिक्सचर। आज इतनी बार क्यों मीटिंग से आउट हो रहे हैं, ठीक ना। PBr3 and PI3 are less stable, therefore we use P plus Br2 and P plus I2, समझ में बात को। PBr3 and सर PI3 are less stable, therefore we use P plus Br2 and P plus I2। और सर हेलो, हाँ जी, हेलो, आवाज बहुत कम आ रही है, एक्चुअली मुझे पीसीएल सुनाई फाइव में नहीं दे सारे रहा। बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम लेवल की होती है क्या? आवाज तो सुनाई रही है, क्या बोले सर, किस पे बढ़ा सर था, पीसीएल फाइव में सारे बॉन्ड्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होती है क्या? उसमें स्पीकर लगाना पड़ेगा तब सुनाई देगा। पहले तो आती थी आवाज, ज्यादा आती थी, अभी कम क्यों आ रही है। हाँ बेटा, शायद तूने कम करी होगी, बढ़ा, कहाँ से बढ़ाते हैं मेरे को बता। ये वाला बंडा, ले, ये वाला नहीं दवाया तो मैंने सही था यार, तू वहां बैठ के क्या मतलब हमको सिखा रहा है, ऑर्डर दे रहा है मतलब हमको। पहले तो आवाज आती थी, इसमें ज्यादा आती थी, अब कम क्यों हो गई, पुराना हो गया लैपटॉप घिसा गया, अब फुल आवाज है। हाँ, ये क्या, सर PCl5 में सारे बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होती है क्या। नहीं नहीं नहीं, सारे बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी ना सेम होगी, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, ये जो है ना, ये 3 बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम होती है, और जो एक्सियल 2 बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो जो ये 2 एक्सियल है लंबे बॉन्ड है इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, और ये 3 है इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, सेम नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाए, बस अभी क्योंकि साउंड उतना नहीं आ रहा है तो आप प्लीज उस पर लिख ही दें। हाँ, यदि आप देखोगे तो मतलब 2 बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी होगी तो आप एक्सियल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस दोगे ब्रेकिंग में, सही बात है, मिटा दो मैं इसको।
मतलब मैकेनिज्म में बनाते हुए हम वैसे नहीं बनाते कि उसको मतलब ऐसा शो करें कि एक्सियल ही जा रहा है, बट इफ समबडी आस्क्स यू द क्वेश्चन कि एक्सियल जाएगा इक्वेटोरियल जाएगा, तो एज पर केमिकल बॉन्डिंग एक्सियल बॉन्ड जनरली टूट जाते हैं एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड। और फिर स्ट्रक्चर अपने आप को रीअरेंज करेगा एज पर बेंड्स रूल, क्योंकि फिर आपका प्रश्न इसमें ये हो जाएगा कि ओ जो आएगा वो किस पोजीशन पे आएगा, एक्सियल पे आएगा कि इक्वेटोरियल पे आएगा। पहली बार जब एक सीएल जाएगा एज पर बेंड्स रूल वो एक्सियल पोजीशन पे आएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कम्स ऑन एक्सियल पोजीशन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कम्स ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन एज पर बेंड्स रूल। ठीक, तो फिर डिपेंड करेगा ना। और कुछ कुछ मतलब कई फैक्टर लग जाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस भी फैक्टर लग जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें लग सकती हैं। हाँ, इसलिए बुक कभी डिस्कस नहीं करती उसको ज्यादा, लेकिन यदि कोई पूछ ले तो फिर यू कैन गो अलोंग विद द बेंड्स रूल, कि जो बेंड्स रूल बोलता है वैसा कर देना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये प्लस Br2 और P प्लस I2 इसमें ये बनेगा ये फॉस्फोरस एसिड। हाँ, बस ये है कि अपन वहां पे PI3 और PBr3 का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो होता है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, ठीक है ना, तो इसलिए अपन उसका रिएक्टिंग मिक्सचर का प्रयोग करें। ठीक, चलो रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड से अपन आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड मैंने तुम लोग करा ही दिया था, है ना। रिएक्शन ऑफ एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ Cl2H न्यू ये भी करा दिया था। उसके बाद में एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन ये कराया था क्या, वो मार्कोनिको एडिशन से सब, मतलब ये तुम लोग आता है HX के साथ एडिशन करा दो, है ना, हो गया था नहीं वाला। ठीक है, और इसमें रीअरेंजमेंट वगैरह जो कराना है अपना कराते रहो, ठीक है ना। इसके बाद में एडिशन ऑफ हेलोजन भी हो गया था डबल बॉन्ड पे। अरे Br2 कौन सा, नहीं बोरोडाइन हुंसडीकर अभी नहीं हुआ है। बोरोडाइन हुंसडीकर कहाँ कराया अभी मैंने, नहीं कराया बेटा। बोरोडाइन हुंसडीकर रिएक्शन बताता हूँ, अभी दो तीन रिएक्शन और बची हुई है। बोरोडाइन हुंसडीकर, देखा स्पेलिंग भूल जा रहा, HUNSDICKER डिकर रिएक्शन, फिर भी यदि गलत हुई तो तेरी गलती है। बोरोडाइन हुंसडीकर रिएक्शन, ठीक है ना। तो R C डबल बॉन्ड O क्या था इसमें, Ag प्लस Br2, सही है ना, और हीट भी है। अब इसमें इस रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए क्या क्या चीजें हमारे पास में हैं यदि देखा जाए तो, पहली बात हीट, डिस्टेंस के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बोले बेटा। इसके अलावा दो और ड्राइव हैं जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। एक तो CO2 का निकलना जो कि गैस बन के बाहर भाग जाएगा। यदि प्रोडक्ट गैस बन के भागता है बाहर, तो प्रोडक्ट की गिव्स फ्री एनर्जी रिएक्ट करने की जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो भाग गया। क्लियर थी बात, अरे जो फिर वही बात, प्रोडक्ट्स के रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाने की एनर्जी जीरो हो जाएगी। कोई और चीज बन जाए वो अलग बात है, लेकिन सेम चीज थोड़ी ना पीछे जा सकती है, क्योंकि गैस बनी हो बन के उड़ गई। तो पहले एक ड्राइव होगा कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ से रिलीव होना, और दूसरी ड्राइव को AgBr प्रेसिपिटेट बनाता है, तो अगेन वो प्रेसिपिटेट भी बाहर हो जाएगा, तो दोनों चीजें बाहर हो गई। AgBr बाहर, भाई किसी रिएक्शन को आगे बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो गैस बना के प्रोडक्ट को उड़ा दो, और या सॉलिड बना के बाहर भगा दो, मीडियम से बाहर कर दो। अब इसमें दोनों ही चीजें एक साथ हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस बन के भाग गई, और AgBr सॉलिड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो गया, तो बचा क्या आपके पास में, कुछ नहीं बचा। RBr आपके पास बचा, वही एक रिएक्शन हो सकती है, बढ़िया रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगी। आई सपोज सबको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर थी बात बेटा। बिल्कुल, हाँ, जो SO2 Cl2 की रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में कहते ही है, क्योंकि अब इस रिएक्शन में जैसे तुमने देखा CO2 बाहर चली गई, ये अलग चला गया, ये अलग मीडियम में हो गया मान लो, तो एक तरीके से प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो गया आपके लिए। वहां भी SO2 Cl2 की रिएक्शन में यही होता है, प्योर फॉर्म में मिल जाता है वो NCERT में लिखा हुआ भी है जहां तक मेरा ख्याल है। प्योर एल्केहाइड किससे बना सकते हो, चेक करो, लाइन लिखी होगी NCERT के अंदर, ठीक है ना। बेस्ट रिएक्शन, तो बेस्ट रिएक्शन वो इसीलिए होती है क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो गैसेस फॉर्म में बन के भाग जाते हैं, और पीछे आपके पास सिर्फ क्या बचता है, जो भी प्रेसिपिटेट बन रहा है या जो भी आपके पास में प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट आपको एक प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। इसमें भी कुछ कुछ ऐसे ही हो रहा है यदि आप देखो तो। आई सपोज सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। इसके बाद रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है।
तो फिंकलस्टीन रिएक्शन जो होती है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। मिटा दूं क्या बेटा? तो लिखते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है ना। फिंकलस्टीन रिएक्शन जो होती है वो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। इसमें एक एल्केल हैलाइड आपके पास है, मान लो मेरे पास ये एल्केल हैलाइड है, क्या Cl लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। और मैंने इसकी रिएक्शन NaI के साथ करा दी इन एसीटोन, डन। और यहाँ पर मेरे पास आयोडाइड आ जाएगा प्लस NaCl बन जाएगा। अब ये एक अजीब सी रिएक्शन है। कोई बच्चा बोल सकता है कि सर जी क्लोराइड को आयोडाइड ने रिप्लेस कर दिया, बात थोड़ी सी हमें तो कमी हजम हुई, ये कैसे हुआ? क्लोराइड ने आयोडाइड को रिप्लेस किया। बोले बेटा लग सकता है कि नहीं लग सकता है? लग सकता है ना। और इस वाली रिएक्शन में यदि देखें तो आयोडीन मेरे को, आयोडीन इस तरफ लगा देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। इट इज अ टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है ना, इन्वर्जन हो जाएगा। अब ऐसा हुआ क्यों है वो बात समझो। यदि तुम मीडियम देखो तो मीडियम क्या प्रयोग किया आपने? एसीटोन। तो एसीटोन जो होता है वो उसमें पोलर एप्रोटिक नेचर होता है, समझ रहे बात को। तो एसीटोन के अंदर NaI जो होता है वो मोर सॉल्युबल होता है देन NaCl। NaCl इज लेस सॉल्युबल, इट इज लेस सॉल्युबल एंड NaI इज मोर सॉल्युबल। अब लेस सॉल्युबल होने से क्या होगा? NaI प्रेसिपिटेट बन के बाहर निकलता रहेगा। तो यदि प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने की ड्राइव मिल जाएगी। यही रिएक्शन आप पानी के अंदर कराओगे तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर NaCl इज मोर सॉल्युबल देन NaI। समझे बात को? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना तुम लोग। तुमने इधर रिएक्शन कराई, इधर रिएक्शन हो, इधर क्या हुआ? प्रोडक्ट बन गया। तो जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट यदि मीडियम से बाहर हो रहा है किसी तरीके से तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है, ठीक है ना। और यदि प्रोडक्ट जो है वहीं पे धरा हुआ है तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जाएगी या नहीं जाएगी इस बात पर डिपेंड करेगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की। यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ आप देखो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो RI बॉन्ड की कम होगी, बोले बेटा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं जानी चाहिए थी, पर ये रिएक्शन तो भर भर के फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही है। तो क्यों जा रही है? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट जो है वो इनसॉल्युबल है एसीटोन के अंदर, तो वो बाहर हो जाएगा। या लेस सॉल्युबल है तो वो क्या होगा? बाहर हो जाएगा। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो यहाँ रिएक्टेंट रखे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रखे हैं, इनकी अपनी गिब्स फ्री एनर्जी होती है। एंड व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। एंड व्हाट इज यूजफुल वर्क? डूइंग अ केमिकल रिएक्शन इज यूजफुल वर्क। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है किस पे? कि कितनी क्वांटिटी है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? गिब्स फ्री एनर्जी होगी, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा उस डायरेक्शन में ज्यादा हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स में अपन लोग पढ़ते हैं ना कि यदि हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा दें, इफ इट इज नॉट जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। यदि तुम लोग को याद हो तो एक जमाने में केमिकल काइनेटिक्स नाम का एक चैप्टर हुआ करता था, मैंने आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है? याद करो। क्लियर है थी बात? अब जिनने आयनिक नहीं पढ़ा है कल सुबह से मैं आयनिक फिर से पढ़ाऊंगा, या जिनका आयनिक कमजोर हो गया है किसी कारण से तो सुबह 9 से 10 आयनिक पढ़ाने वाला हूँ 4 दिन, तो कृपया करके पधारे आयनिक आकर के पढ़े। नहीं जी, 4 दिन आयनिक पढ़ाऊंगा, 3 दिन NCERT पढ़ाऊंगा, लेकिन 4 दिन आयनिक पढ़ाऊंगा, फिर पीछे वाले चैप्टर पे जाऊंगा केमिकल इक्विलिब्रियम पे, फिर मोल कंसेप्ट पे जाऊंगा। ऐसे करते करते जो जो आपके पाप हो चुके हैं उनको मिटाने की अपनी तरफ से कोई पूरी कोशिश करूंगा, जिससे ईश्वर जब मुझे मिले जब भी तो वो मुझे ना कूटे तुम्हें कूटे, इस बात से कि तुम्हारे मास्टर ने तो पूरी मेहनत करी थी, तुम ही ने बेचारे कचरे किए। समझ रहे हो बात को? उसने तो एक बार पढ़ाया फिर दोबारा पढ़ाया, तुम ही नहीं गए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैं अपना, ये लोग भी सुधार रहा हूँ और वो लोग भी सुधार रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात को? चालाक हूं मैं। तो क्लियर है बेटा इतनी बात? तो सुबह आ जाना, आप पे डिपेंड करता है सब कुछ, आप ही हो अभी तो हमारी क्लास के राजा, ठीक है ना। तो आयोडाइड करेक्ट थी बात। AC ऑफ कर दो। आजकल मैं घर से लेके कोचिंग तक बीमार बीमार बीमार। ओके गाइस, ठीक है। क्या बोले? कैंसिल कर देना तो हो जाएगा। मैं तो वही नहीं सो गया था। ठीक, Cl NaI करेक्ट थी बात बेटा।
ठीक है ना। तो 2-3 लोग तो जिनका आयनी कमजोर हो तो आई जाना। समीर, कुलसुम, हाँ, तीर्थ, हाँ तेरा तो कमजोर क्या अभी है ही नहीं। क्लियर है, सी है। चलो चलो आगे बढ़े बेटा। तो इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, पूछेंगे जरूर। एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन दी हुई है, ठीक बेटा। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको यूं बनाता हूँ, यूं बनाता हूँ, यूं बनाता हूँ, यूं बनाता हूँ, और इसके गंजे पे मैं लगाता हूँ क्या, बी आर ऊपर की तरफ और डी नीचे की तरफ, और यहाँ रखता हूँ एसीटोन और यहाँ पर रखता हूँ NaI। तुम बनाओ बेटा प्रोडक्ट कैसा बनेगा। वाई आर तीर्थ, क्या बोले हो तुम। अबे मतलब ऑर्डिनरी क्लास में तो आई नीचे की तरफ आ जाएगा, बी आर तो चला गया ना बेटा। लेकिन जो भी हो, उसी में तुम कुछ तो बोलते हो। आई नीचे की तरफ आ जाएगा, डी ऊपर की तरफ चला जाएगा। करेक्ट है बेटा इतनी बार। चलो अच्छा, मैंने तुम्हें स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाते हुए बताया था कि यदि नीचे की तरफ आ रहा है कौन से बैच पे लगता है, ऊपर की तरफ जा रहा है कौन से बैच पे लगता है। वाह यार ठीक है, छा गए तुम यार। नीचे की तरफ आएगा तो ब्रोकन पे जाएगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो सॉलिड बैच पे जाएगा। डन। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक आध ऐसे ही घटिया क्वेश्चन और बना दूं क्या। चलो 2 4 5 ऐसे ही फिंकल स्टीन पे घटिया घटिया सवाल बना देता हूँ। आप घटिया घटिया, हाँ जी सर। बेटा SN2 रिएक्शन है, एक तरीके से इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। SN रिएक्शन है, आयोडाइड, इट इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, इट इज ए GOOD न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अरे यार समझ गए ना। इट इज अ गुड न्यूक्लियो, कभी कभी स्पेलिंग दिमाग से निकल जाती फिर आती नहीं वो। इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। क्या सही लिखा गया हो ना, यदि गलत लिखा हो तो माफ कर देना। इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, हेंस डू SN2। डन। वैसे भी कार्बोकेटाइन जनरेट होने की कोई स्थिति नहीं है बेटा, ठीक है ना। नो स्थिति ऑफ कार्बोकेटाइन। पोलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्वेंट है, कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं। बोलो बेटा सही है। चलो अब मैं 2 4 5 घटिया घटिया सवाल बना रहा हूं, आप भी अपनी पूरी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए घटिया घटिया सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। ये रहा Br, ये रही D, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा CH3 और ये रहा CH3, और यहां से आया NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यूं रहा, यूं रहा, यूं रहा, ये रहा Br और ये रहा H और ये, ठीक। NaCN वाला तो आप कर ही दोगे, इसमें क्या होगा जल्दी बोलो। ब्रोमीन इधर कौन आ जाएगा, आयोडीन, HHD, CH3, और इधर क्या आ जाएगा, CH3। आई सपोज दिस अंडरस्टैंडेबल। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना। ओके गाइस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लौट के बुद्धू घर को आए, इधर साइनाइड हो जाएगा, H सॉलिड पे हो जाएगा। ठीक, कोई बड़ी बात, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। ठीक चलो, तो ये थी फिंकल स्टीन रिएक्शन। अगली रिएक्शन और पढ़ते हैं अपन। फिंकल स्टीन के बाद में स्वाट्स रिएक्शन। कोई बच गई क्या स्वाट्स के अलावा भी, शायद नहीं। लिखो द सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड बाय एल्किल फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड्स। ठीक है ना। तो लिखना, ये सिर्फ 2 रिएक्शन है जो मैंने लिखी हैं अभी। अब लिखते हैं अपन स्वाट्स रिएक्शन, SWARTZ, स्वाट्स रिएक्शन, TS। ठीक है ना। तो द सिंथेसिस ऑफ it includes synthesis of alkyl fluorides in presence of fluorides by alkyl fluoride and bromide in presence of metallic fluoride।
in presence of metallic fluorides, that is AgF, Hg2F2, COF2, CH3Cl in presence of AgF, G क्या बोले ना ना COF2। नाउ चेक, मेरी बात को ध्यान सुनना आप लोग। यहाँ पर हमने जो फ्लोराइड्स प्रयोग किए हैं जनरली सॉल्युबल फ्लोराइड्स है। आप देखो AgF इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना, जबकि AgCl इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अगेन इस रिएक्शन की फॉरवर्ड ड्राइव क्या है, हम कोई इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लियर की बात। पहली बात, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन क्यों नहीं कराया? क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन अब तक कराते आ रहे थे। फ्लोरीन बनाने के लिए अलग से ये क्या किया कि पहले कोई एल्केलाइड बनाया फिर फ्लोरीन को चुपके से भेजा। तो उसका रीजन ये है कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन विस्फोटक होता है, काफी प्रॉब्लमेटिक होता है, उस रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल पड़ता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो हमें आराम से बनाना है। तो आराम से बनाने के लिए पहली बात अपन ने चूज किया दो एल्केलाइड्स, क्लोराइड और ब्रोमाइड, ठीक। और यहाँ पे जो फ्लोराइड उपयोग करे उसमें भी दो चीजें ध्यान रखिए, एक तो ये फ्लोराइड स्वयं सॉल्युबल हो, दूसरी बात इसका खुद का बॉन्ड भी बहुत ज्यादा मजबूत ना हो। आप देखो Ag तो Hg ये सब नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, हालांकि Sb और कोबाल्ट के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर यदि देखा जाए तो Ag के जो फ्लोराइड होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन Ag के जो क्लोराइड होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो इस चीज का हमें एडवांटेज मिलेगा रिएक्शन को आगे बढ़ाने में। सो वी विल हैव AgCl एंड वी विल हैव AgBr, डन। प्लस बन जाएगा CH3F और CH3Br, सॉरी F। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो AgBr इनसॉल्युबल, बल्कि पानी AgCl से भी ज्यादा इनसॉल्युबल होता है। तो यदि आप सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखोगे ना, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ऐसा होता है, याद रखना है इस बात को। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये होता है कि AgF more soluble than AgCl, more soluble than AgBr, more soluble than AgI। आयनिक प्रोडक्ट, जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे ना तो आप इनके आयनिक प्रोडक्ट देखोगे तो AgBr का आयनिक प्रोडक्ट AgCl से बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक। ये -10 -12 की रेंज में आता है तो -16 की रेंज में आता है, हजारों गुना कम है सॉल्युबिलिटी AgI की, और ज्यादा कम है। इनफैक्ट AgF जो है वो सॉल्युबल होता है पानी में, सॉल्युबल इन पानी, जबकि ये जो तीन होते हैं वो इनसॉल्युबल इन पानी, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक। अब यदि देखा जाए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में देखें तो AgF, AgCl और AgBr तीनों सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए ये जो है कॉम्प्लेक्स बना लेता है AgNH3 ट्वाइस प्लस, AgNH3 ट्वाइस प्लस। हालांकि AgCr अच्छा सॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, AgBr जो होता है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब थोड़ा कम सॉल्युबल होता है, बहुत ज्यादा अच्छा सॉल्युबल नहीं होता है, बट सॉल्युबल दोनों के लिए बोलते हैं। लेकिन जहां तक AgI का सवाल है, AgI इज इनसॉल्युबल इवन इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल इवन इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मेरी बात क्लियर सब लोगों को? तो बस ठोप लो यदि क्लियर है तो इसी के साथ शॉर्ट रिएक्शन खत्म हो गई, ठीक है बेटा। अब अपन चलते हैं एल्किल हैलाइड में आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक बेटा, चले फिजिकल प्रॉपर्टीज का। तो एनसीईआरटी में देख के बताओ किसको गैस लिखा हुआ है, उसी को हम लिख देंगे, ज्यादा मत नहीं तो ओवर फैक्चुअल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। एनसीईआरटी लाया है कोई? क्या हुआ? बड़ी मुसीबत में फंस गए। हाँ बेटा, एक सेकंड बेटा, इतनी जल्दी मेरे को याद नहीं रहेगा, एक सेकंड लिखो, टॉपिक डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज, और सिर्फ एनसीईआरटी में जो लिखी हुई है उन पे ध्यान दे लो।
फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, गैसेस लिखी हुई हैं, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, CH2Cl2, क्या बेटा? फ्लोराइड नहीं लिखा है, मिथाइल क्लोराइड, ओके। और वेरी नाइस, और बोलो। फ्लोरो, तो फ्लोरो मतलब CCl2F2, CH क्लोरो मीथेन। अब इसमें कई हो सकते हैं ना बेटा, इसलिए मुझे ठीक है। चलो, एनसीईआरटी ने यही लिखा है, दे आर गैसेस, तो बस इसी को याद कर लो, दे आर गैसेस। और क्या लिखा है? लिक्विड कौन सा लिखा है? हायर मेंबर्स आर लिक्विड एंड सॉलिड, तो कोई बात ही नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे फिर कि हायर मेंबर मतलब कौन से मेंबर, समझिए आप मेरी बात को। चलो ठीक, डन। इसके बाद में बेटा RX जो होता है ना, पोलर होता है। RX इज पोलर, तो इसके पोलर होने से बिकॉज ऑफ विच its BP and MP are higher than corresponding alkanes, corresponding alkanes, उससे क्या होगा? हाइयर होगा। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। डन। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब इसमें बोलता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन हैलाइड, BP ऑर्डर ऑफ एल्केन हैलाइड में सबसे पहले आता है RI मोर देन RBr मोर देन RCl मोर देन RA। सो अपन को लिखा है एज पर वेंडरवाल फोर्सेस, वेंडरवाल फोर्सेस, क्योंकि विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट। डन। ये भी लिख लो आप। यदि ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग विल डिक्रीज द, ब्रांचिंग विल डिक्रीज, बोलो बेटा, BP। अच्छा ये बात याद रखना, जैसे आपने एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ी, उसके बाद जो आपने क्वेश्चन बनाए हैं अभी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बनाते रहो बनाते रहो, कोई बात नहीं, देखता हूँ। ठीक है ना? और आप ये मत समझना कि मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ, दूसरे क्वेश्चन बनाएंगे और मैं उसका फायदा उठा लूंगा। ऐसा गलतफहमी आपको हो सकती है, लेकिन आप याद रखना, फायदा उसी को होता है जो क्वेश्चन फ्रेम करता है। बिलीव मी, क्वेश्चन बनाना, दूसरे को देना, किसी को समझाना सीखने के बेस्ट तरीके होते हैं। कई लोगों की ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि मैं अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को छुपा लूं, इससे मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा। इससे आपका ज्ञान कभी नहीं बढ़ सकता, सिर्फ घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। ज्ञान यदि आपको बढ़ाना है तो आपको दूसरों को सिखाना सीखो, ठीक है ना? सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? किसी को सिखा दो। आपको समझ में आए ना आए, उसको समझ में आए ना आए, आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि पढ़ाते हुए इस चीज का एहसास होता है कि क्या चीज समझ में नहीं आई थी। हाँ बिल्कुल, 100% टाइम पीजी की तैयारी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं लोग। मेडिकल कॉलेज में लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। किसी भी गरीब को पकड़ो, गरीब मतलब जो नॉलेज का गरीब हो, उसको पकड़ो और पकड़ कर बोलो मैं तेरे को ये टॉपिक पढ़ाता हूँ। यदि मुर्गा फंस गया तो आपकी किस्मत खुल गई। बस वो मुर्गा फंसना चाहिए। करेक्ट थी बात? हाँ, मुर्गी फंसाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुर्गी तुम्हें फंसा लेगी। तुम समझ नहीं रहे बात को। क्लियर थी बात? ओके। हाँ नहीं तो बोला, हाँ BPS सर ने बोला था, लेकिन उन्होंने बताया तो ही नहीं क्या करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। अच्छा एक चीज और है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्केन्स में
एक बात लिख ही देता हूँ। अच्छा, ये डाइब्रोमाइड्स पे लिखा हुआ है, नहीं मेरे को पसंद नहीं है ये बात, क्या ही पसंद, लिखा दो, लिखा देते हैं, चलो एक एक लिखा देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये Br, ठीक। उसके बाद में 1 2 3, 1 2 3, ये Me और ये Br, फिर Br, डन। इसके बाद में एक और काम की बात बोलता हूँ, देखें तुम लोग बता पाते हो कि नहीं बता पाते। Cl Cl, Cl Cl, Cl Cl, चलो इस वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 1 हुआ, ये क्वेश्चन 2 हुआ। चलो इसमें बीपी और एमपी का ऑर्डर बताओ, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें बीपी एमपी का ऑर्डर बताना है, और इसमें तुमको बताना है बीपी का ऑर्डर। चलो भाई सब लोग कोशिश करो, बीपी और एमपी का ऑर्डर बताओ इन तीनों में, सभी लोग कोशिश करेंगे प्लीज। पहले वाले में डिक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। ओके गाइस, पहले वाले में डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, काय का ऑर्डर, बीपी का ऑर्डर। बीपी का ऑर्डर, और दूसरे वाले में दूसरे वाले में बीपी का ऑर्डर डिक्रीजिंग और एमपी का ऑर्डर इंक्रीजिंग। ओके ठीक है। देखो बेटा, लॉजिक से यदि चलें तो फिर इस वाले में तो क्लियर है, इस वाले में बीपी का ऑर्डर 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, पर इस वाले में थोड़ा गड़बड़ है। मतलब ऐसा है कि एक का ऑर्डर तो बिल्कुल सर्टेनली नंबर 1 है, वो आ, ये वाला हो जाना चाहिए, डाइक्लोरो, है ना, यही नंबर 1 होना चाहिए। अच्छा एमपी में हो सकता है इसमें डिफरेंस आ रहा होगा, हाँ एमपी में तो ये कम है, तो एमपी का ऑर्डर लॉजिकल है थोड़ा सा, लेट्स चेक इट आउट। एमपी का ऑर्डर, एमपी में फिटिंग सबसे ज्यादा कैसे होती है, जो सिमेट्रिकल होता है उसकी फिटिंग सबसे ज्यादा होती है, तो हम बोलेंगे 3 ग्रेटर देन। अब इन दोनों में डाइपोल मोमेंट के आधार पे देख लो, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, डाइपोल के वेक्टर दोनों के बाहर की ओर निकलेंगे, बोलो आओ, क्योंकि इनमें लोन पेयर है, वो भी एक से ज्यादा लोन पेयर है। एक यदि लोन पेयर होता तो वेक्टर अंदर घुस जाता, एक से ज्यादा लोन पेयर है तो वेक्टर बाहर की ओर जाएगा, चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग। यदि दो वेक्टर को आप इनकी पूछ से पूछ मिला दोगे तो वेक्टर एंगल मिल जाएगा, तो ये 60 डिग्री का वेक्टर आ जाएगा। और आपको पता है सम ऑफ वेक्टर क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा का अंडर रूट, करेक्ट है बेटा। 60 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे ज्यादा होगा, 120 का है तो कम होगा, इधर और भी कम हो जाना चाहिए था, लेकिन इस सिमेट्रिकल फिटिंग के कारण नंबर 1 पे आ जाता है। बोले बेटा, ड्यू टू सिमेट्रिक, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड स्टेट में जितनी ज्यादा सिमेट्रिकल फिटिंग होगी उतना ज्यादा होगा, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट थर्ड वाले का नंबर 1 है, फिर इसका है और फिर इसका है। सो 3 1 ग्रेटर देन 2, डन। अब बीपी में ऐसा नहीं होना चाहिए था कायदे से, बट बीपी में भी कुछ कुछ ऑर्डर इसी तरीके का है, इधर नंबर 1 तो ये हो जाएगा क्योंकि बीपी सिमेट्रिकल फिटिंग पे डिपेंड नहीं करता है सच, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 3 वाला जो है ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू 2 वाला, तो ये एक तरीके से एक्सेप्शनल सी बात हो गई, क्योंकि डाइपोल मोमेंट के आधार पे देखते तो इसका वेक्टर सम 0 आता, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। समझा आप मेरी बात को, मे बी दैट इसकी सिमेट्री कारण इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा आ गया हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन इनमें अंतर बहुत कम है, सिर्फ 2 केल्विन का अंतर है। मतलब यदि इनके आप बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को देखो तो मात्र 2 केल्विन का इनके बीच में अंतर है, सो इट हार्डली मैटर्स कि किसका ज्यादा किसका कम। ये वाला फैक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका ज्यादा क्यों होता है। तो ये थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यदि आप लोग सेटिस्फाई हो गए हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं उससे। चलो अब पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी। तो दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जल्दी लिखो बेटा, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, जल्दी लिखो सॉल्युबिलिटी, लिखो बेटा सॉल्युबिलिटी, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट soluble in non-polar solvents, non-polar
solvents like benzene, CS2, CCl4 एक्सेट्रा। ठीक है बेटा। सॉल्युबिलिटी के बाद आता है डेंसिटी। ठीक है बेटा। तो डेंसिटी इंक्रीजेस द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। डेंसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, या फिर जैसा तिरछी ने कहा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ। नंबर ऑफ कार्बन लिखा हुआ है वो, कोई हैंडराइटिंग से कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, चलो तो इस वक्त मैंने आपको ये बहुत सारी रिएक्शन जो है वो करा दी है। ठीक, चलो बेटा अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का मेन पार्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, SN1 SN2। बोले बेटा E1 E2, तो यही दो मेन पार्ट है इसकी, सारी केमिकल रिएक्शन यही वाली होती है, SN1 SN2 E1 और E2 होती है। ठीक, मैं चाहूं तो अब इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें छोड़ सकता हूं ये बोल के कि मैं तो पढ़ा दिया आपको, लेकिन एक बार छोटा छोटा रिवीजन कराते हुए आगे बढ़ता हूँ। ठीक, मिटा दूं क्या इसको मैं बेटा? आओ मिटाए, ये सबको याद हो जाएगा। देखो यूजेस हुए और ये वाली चीजें क्लासेस में कम ही डिस्कस होती है, और इन चीजों से एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। समझ रहे बात को? वो है, देखो कोचिंग में तो अलग ही प्रेशर रहता है ना टीचर पे, इतने दिन में उसको चैप्टर कंप्लीट करना ही करना, कुछ भी हो जाए, नहीं तो उस पर फाइन लगा देंगे। इधर मैं खुद पे फाइन लगा लूंगा, 1 कप चाय कम पीऊंगा, ठीक है बस, तब भी हमारा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा और ज्यादा बार हो जाएगा। नहीं, ईश्वर ने चाहा तो हम बहुत सारी रिवीजन कर लेंगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, डन। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो अब लिखो केमिकल रिएक्शंस, बहुत जोर से आ रही हैं केमिकल रिएक्शंस। लिखो केमिकल रिएक्शंस, उसमें लिखना। मैं आपसे पूछूं कुछ बातें, बताना मुझे। मैं पूछता हूँ, इनमें केमिकल रिएक्शन में 2 टाइप की चीजें होती हैं, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेनली 2 कैटेगरीज है, SN1 और SN2 है। एक SNI भी पढ़ाई थी यदि याद हो तो। ठीक, मैं कुछ बातें आपसे पूछता हूँ, आप मेरे को बताना। SN1 रिएक्शन में क्या चीज बनती है? कार्बोकेटाइन बनता है। मतलब SN1 रिएक्शन काय पे डिपेंड करेगा? ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा। सबको पता है? वेरी गुड। SN1 रिएक्शन में कौन से टाइप का प्रोडक्ट बनता है? रेशमाइजेशन होता है। फिर भी कौन सा प्रोडक्ट थोड़ा सा इन्वर्टेड प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि बैक साइड से अटैक ज्यादा होता है। करेक्ट है बात? यदि मान लो कभी आपका लिविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा हो जाए, तो फिर रेशमाइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा घट जाएगा? बढ़ जाएगा। जितना लिविंग ग्रुप अच्छा होगा उतना ही रेशमाइजेशन बढ़ जाएगा। यदि मान लो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट अपन बढ़ा दो, तो रेशमाइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? वो भी बढ़ जाएगा। समझ रहे बात को? यदि मान लो एक ही टाइप का कार्बोकेटाइन बन रहा है, एक ही टाइप का कार्बोकेटाइन बन रहा है, और हम परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हैं किसका? एप्रोटिक सॉल्वेंट का। याद है तुम लोग? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होता है? तो रेशमाइजेशन बढ़ जाता है। आपको याद हो एक क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये वाली बात समझाई थी, ठीक है ना? चलो इसके बाद में यदि हम बात करें तो, ठीक है, 3 डिग्री इनका रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज्यादा होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री? 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री। करेक्ट है बात? किस केस में एक्सीलेंट SN1 रिएक्शन होती है? जब हेट्रोएटम हो, जब हेट्रोएटम बन रहा हो, हेट्रोएटम कार्बोकेटाइन मतलब जिस कार्बन पे, मतलब बीटा पोजीशन पे हेट्रोएटम, बीटा कार्बन पे नहीं, बीटा पोजीशन पे। नहीं समझे तुम बात को? अल्फा कार्बन से लगा हुआ होना चाहिए हेट्रोएटम, उसी कार्बन से क्लोरीन और उसी कार्बन से हेट्रोएटम लगा हुआ होना चाहिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। अब तुम खुद ही देख लो बेटा, मैंने सबको एक ही चीज पढ़ाई है,
कुछ को याद है, कुछ को याद नहीं है। मतलब फर्क कहाँ पे है? अपने मेहनत करने में फर्क है, और कोई फर्क नहीं। कुछ को याद है, कुछ को याद नहीं है। टीचर तो सबको एक ही चीज पढ़ाता है, जो उसको जाके अच्छे से रिवाइज कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, और तुम्हें धीरे धीरे खुद ही लगने लग जाएगा यार अच्छा रहा, डिटेल में पढ़ लिया, डर निकल गया। उसी का डर ही तो खा जाता है। एक बार डिटेल में आपने पढ़ लिया और आपका डर निकल गया, तो फिर एनसीईआरटी तो अपन रट ही लेंगे यार, इसमें क्या बड़ी बात है। जो आदमी चीन से लड़ाई लड़ जाए, भूटान से लड़ाई नहीं लड़ पाएगा क्या? वो तो कॉन्फिडेंस ही उसका इतना रहेगा कि हाँ ठीक है यार जीत जाएंगे। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो गलत हो जाता है। क्लियर बात? हालांकि मैं कुछ बोल नहीं रहा। 65 में पाकिस्तान को ओवर कॉन्फिडेंस ही था कि वो जीत जाएंगे, इसलिए वो लोग जल्दी हार गए थे। हारना तो था ही। हालांकि पाकिस्तान में बच्चे देख रहे हैं हमारा लेक्चर, 10 बच्चे मैंने रिकॉर्ड करे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में मेरा लेक्चर देखा है। तो हाँ हाँ, ऑल थैंक्स टू तीर्थ। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाँ बेटा, नहीं नहीं कहीं नहीं, मतलब अपन तो अच्छे लोग हैं बेटा। पाकिस्तान में जब मिलिट्री कैंप पे अटैक हुआ, मिलिट्री स्कूल पे, और बच्चे मारे गए, तो हमारे यहाँ पे हम सब लोगों ने मतलब बहुत दुख जाहिर किया था। कोई भी अच्छा इंसान यही करेगा, बच्चे कहीं के भी हो। हाँ आंटी प्लीज। अब ये वाले पे तो अपन कितने बजे? 4 बजे? 4 बजे आप आ जाओ। हाँ नहीं तो आज फिर रह जाएगा ये। ठीक ठीक। जी जी। हाँ हाँ जी। क्लियर थी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो सभी लोग। चलो इधर उधर की बातें नहीं। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन सब लोग पढ़ रहे थे। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे थे? कौन सी रिएक्शन बताई? फिंकलस्टीन रिएक्शन बताई। SN2 रिएक्शन एक और रिएक्शन बताई थी। अच्छा, SN1 रिएक्शन किस प्रकार के सॉल्वेंट में ज्यादा होती थी? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा होती थी। करेक्ट थी बात? और कोई SN1 में आप विशेष बात कहना चाहोगे? आई थिंक सारी विशेष बातें फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ कोर्स मदर, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट। न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन मैटर नहीं करता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट टू द पावर 1, न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 0। करेक्ट दी बात? कार्बोकेटाइन बनेगा, जितने कार्बोकेटाइन बनेंगे +1 ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। नहीं आया? जितने कार्बोकेटाइन बनेंगे +1 ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, क्योंकि रीअरेंज हो होकर के कार्बोकेटाइन बनते रहते हैं। चाचा ने यूं बनाया, यूं बनाया, ये इधर हो गया, इधर प्रोड्यूस आ जाएगा, रिंग एक्सपांशन हुआ, रिंग एक्सपांशन हुआ, डाम डूम चगाम चिया दुम दुम, ये ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल रेट तो पहले वाले पे डिपेंड करेगा, और उसके बाद में ये इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, पॉलिटिक्स चाहे इधर हो जाएगा। कितने कार्बोकेटाइन बने? 3। अरे पहला, दूसरा और तीसरा, तो कार्बोकेटाइन की ही 3 ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी। बोले बेटा, 3 ट्रांजिशन स्टेट कार्बोकेटाइन की आ जाएगी, और लास्ट में जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। तो टोटल ट्रांजिशन स्टेट कितनी होंगी? 4। तो ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बोकेटाइन +1। बोलो क्लियर थी बात? आएगा बेटा ये क्वेश्चन, है ना? जब तुम कोई मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करोगे ना, तो क्वेश्चन को फेस करोगे। तो तुम्हें SN2 रिएक्शन किस टाइप के सॉल्वेंट में ज्यादा होती है? पोलर ए प्रोटेक। कोई पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट 2-4 नाम बताया? DMSO और DMF, HMPT, एसीटोन। क्लियर है? DMF मान लिया, DMSO मान लिया, HMPT मान लिया, और एसीटोन मान लिया। ये सब क्या होते हैं? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। इनमें SN2 रिएक्शन जो होती है वो प्रमोट होती है। SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट टू द पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1। करेक्ट बेटा इतनी बात? इसका ऑर्डर किस में होगा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्केलाइन में कैसे होता है? 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री। कौन सी ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें 1 डिग्री एल्केलाइड होगा लेकिन SN1 नहीं होगी? हाईलाइट होगा। पड़ोस में बहुत हाँ ठीक है, जब पड़ोस में बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस होगा, मतलब बीटा कार्बन पे भी बहुत सारे ग्रुप लगे होंगे, तो फिर SN2 रिएक्शन नहीं हो सकती। बोलो बेटा, फिर आपको सामने से, मतलब फिर तो कार्बोकेटाइन बना के अटैक होना पड़ेगा, सामने से अटैक हो नहीं सकता। ठीक, चलो बेटा, तो तुम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है। अब अपन सिस्टमेटिकली चलते हैं, एक आध करके रिएक्शन पढ़ते हैं। लिखो बेटा, रिएक्शन विद KCN एंड AgCl। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगी तो लिखना है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। ठीक, तो RX की रिएक्शन हो रही है किसके साथ? NaCN के साथ, और AgCN के साथ। डन बेटा? AgCN के साथ। अच्छा, सोडियम के ज्यादातर कंपाउंड कैसे होते हैं? आयनिक के कोवलेंट, आयनिक होते हैं। Ag+ की पोलराइजिंग पावर कैसी है?
अच्छी है, सुंदर है। अरे Ag+ यार, डी ऑर्बिटल है, 10 इलेक्ट्रॉन भरे डी सबशेल के अंदर, अच्छी पोलराइजिंग पावर होगी। इसका कॉन्फ़िगरेशन सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, करेक्ट है। तो जब ये, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उसका रीजन आपको बता रहा हूँ। ये आयनिक है, तो आयनिक होने पे मेनली जो नेगेटिव चार्ज है वो सी पे होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक साइट बड़ा कार्बन हो जाएगा। जबकि AgCN में Ag+ की पोलराइजिंग पावर हाई है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर हाई होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर विड्रॉ करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर विड्रॉ करेगा तो इसमें क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बोले बेटा, इसका मेन नेचर क्या होगा, कोवेलेंट हो जाएगा। तो इसमें जो भी नेगेटिव चार्ज मेजरली होगा वो N पे होगा, जो कि लोन पेयर के कारण होगा। तो इट इज मेनली आयनिक, मेनली आयोनिक, देयरफॉर negative charge on carbon, negative charge on carbon due to high polarizability of, sorry, due to high polarizing power of, due to high polarizability anion की होती है ना, polarizing power of Ag+, Ag+, negative charge of carbon disappears and main nucleophilic site is नाइट्रोजन विथ लोन पेयर। तो यहां पर जो अटैक होगा वो N के साइड से होगा, और यहां पर जो अटैक होगा वो C के साइड से होगा। तो ये क्या बना देगा, RCN, और ये क्या बना देगा, RNC। इट विल फॉर्म साइनाइड, बोले बेटा, एंड इट विल फॉर्म आइसो एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है बेटा, बाद में इनका हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड और अमाइन प्राप्त हो जाते हैं। तो टिकला नीचे गिर गया, चलो भाई, ये इधर आ गया, डन बेटा। अब आते हैं रिएक्शन विद KNO2 एंड AgNO2। बिठा दूं मैं इसको, कोई बात नहीं, मत बिठवाओ, मैं यहीं लिख देता हूं, RX reacting with KNO2 and reacting with AgNO2, ऑब्वियसली HNO3 होता है बेटा। तो इसका HNO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है, देखो, बोलो बेटा। तो जब इसकी रिएक्शन में इधर पोटेशियम आया होगा तो उसने H को उड़ा दिया होगा, पोटेशियम ने H को इलेक्ट्रॉन दिया, H पे पॉजिटिव चार्ज था, वो गायब हो गया, इसके टकले में पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो नेगेटिव इसको पहचान जाएगा, इसको भूल जाएगा। बोलो, तो जब ये बनता है तो मेन नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ONO, नेगेटिव चार्ज इधर होता है। बोलो बच्चों, बिल्कुल। तो ये प्रथम न्यूक्लियोफिलिक साइट है, तो ये साइट से इधर अटैक होगा तो RONO बनेगा, ठीक है ना। हाँ, NaNO2 में भी यही बनेगा, और इसके अंदर AgNO2 बनेगा, क्योंकि इसका मेन नेचर क्या होता है, कोवलेंट। क्या बेटा, हाँ वही स्पेलिंग गलत हो गई, आर की, RNO2, ठीक है। और AgX बाहर हो जाएगा, KX अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद में रिएक्शन विद अमोनिया पढ़ते हैं। यदि आपको याद हो तो पहले भी मैंने आपको रिएक्शन विद अमोनिया पढ़ाई वाली। और एक्सेस में यदि अमोनिया हुआ तो क्या होगा, टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन बन जाता है, ठीक है बेटा। और फिर टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन को अपन हीट कर देते थे, याद करो एक जमाने में, तो वहां पर एल्कीन बन जाता था। अरे एग्जॉस्टिव, याद नहीं है तुम लोगों को, HEM कराया था ना, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन करा था, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन कराया था ना। हाँ, हो गया ना बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजा आया। चलो
अब रिएक्शन विद अमोनिया पढ़ते हैं, बता दूं इसको जल्दी से, लिखो रिएक्शन विद अमोनिया, RX रिएक्टिंग विद अमोनिया। तो जब RX की रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है, इधर रिएक्ट किया तो इसका बनाया RNH2 प्लस HX। अब मान लो कि एक्सेस में मेरे पास में RX है, तो फिर से ये इस पर रिएक्ट करेगा, X उड़ जाएगा, तो बन जाएगा R2NH, फिर से RX पे रिएक्ट करेगा, R3N बन जाएगा, फिर से RX से रिएक्ट करेगा और ये बना देगा NR और R, टकल पॉजिटिव चार्ज, X नेगेटिव, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड या टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, या आयन बन जाएगा तो उसको अपन ज्यूटाराइन बोल देते हैं। हो जी, क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट को बोल देते हैं। ठीक, RX यदि एक्सेस में कौन हुआ, यहाँ पे एक्सेस में कौन था, RX था, एक्सेस में था RS। एक मिनट रुकना जरा, कुछ मुझसे गलत तो नहीं होगी, हाँ वही मैं कह रहा था, तुमसे नहीं पूछना था क्योंकि तुमसे पूछो तुम मेरे पे हंसते हो, एक्सेस में, ठीक है। और यदि मान लो RX प्लस अमोनिया था और अमोनिया एक्सेस में होता, तो ये क्या बना था, RNH2 प्लस HX। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई इसी में, ये इसमें सेकंड रिएक्शन हो गई। ठीक है बेटा, ओके बच्चों, ठीक है ना, ये मेजर बनेगा, ये मेजर बनेगा और इस केस में ये मेजर बनेगा, इसी को बेसिक मीडियम में आप रख दो और हीट कर दो तो एल्कीन बन जाता है, बशर्ते R ग्रुप में 2 कार्बन हो एटलीस्ट। हॉफमैन्स प्रोडक्ट बनता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। चलो, अब याद है ना सब लोगों को, E1CB नहीं था वो बेटा, टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन में, हाँ मैं खुद ही भूल गया एक्चुअली, देख ले एक बार, हाँ कॉन्जुगेट बेस बना था उसमें ऐसा, नहीं बैड लिविंग ग्रुप में था वो, बैड लिविंग ग्रुप में था, बैड लिविंग ग्रुप वाला मैं मान गया हूँ, मिटा दूं मैं इसको, टाइम हो जाएगा फिर बेटा, मिटा दो। अब लिखो रिएक्शन विद सोडियम एसिटालाइट, RX की रिएक्शन सोडियम। अच्छा एक बात बताओ तुम मेरे को, इसको पढ़ने के बाद अब ये तो पूरा हलवा ही लग रहा है, ये तो पूरा ऐसे लग रहा है ना जो पढ़ा था वही पढ़ा हुआ है, कुछ अलग तो लग नहीं रहा है ना। देखो जैसे मैंने ये लिख दिया और RX लिख दिया, तो तुम्हें सोचने की जरूरत क्या है, इस पे C पे नेगेटिव है पॉजिटिव है, इधर आएगा इसको उड़ा देगा और क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaX बन जाएगा, डन। लो भाई, SN रिएक्शन जितनी थी वो हो गई, ठीक है बेटा, एक आध और पढ़ा देता हूँ, RX प्लस, चलो ये वाली रिएक्शन वैसे यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी होती है, इसलिए जनरली मैं थोड़ा अवॉइड करने की सोच रहा था। RX विथ RONA, क्या, RX विथ RONA, अब ये रिएक्शन नेगेटिव चार्ज है ना, इधर अटैक हुआ तो इसमें बन जाएगा NaOX प्लस ROR, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, बट अभी सिर्फ इसको आप लिख लो, इसके डिटेल बाद में ही पढ़ाऊंगा ईथर में। हाँ क्योंकि ऐसा है ना बेटा, एलिमिनेशन भी हो सकती है, हमें क्या पता कि क्या कहते हैं वो R ग्रुप है कौन सा, अब यही 3 डिग्री ग्रुप ले जाओगे, बिल्कुल, हाँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो अभी मैं लिख दिया है इसको, ठीक है ना, मेनली होगी लेकिन किसके साथ में, 1 डिग्री के साथ, 3 डिग्री में एलिमिनेशन होने लग जाएगा, डन। और मैंने कुछ फालतू की स्मार्टनेस यहाँ पे दी नहीं है, हाँ बेटा,
ये हम चेंज करने भी होते हैं। कैसे? वो पढ़ेंगे, वहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये हो गई खत्म। अब आपकी जो रिएक्शंस आएंगी, इसके बाद आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। बोलो बेटा, इसके बाद आई कौन सी रिएक्शन? एलिमिनेशन और ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाली रिएक्शन। बोलो, C2H5Br की रिएक्शन Mg के साथ करेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन जाएगा, और फिर ग्रिग्नार्ड रीजेंट दुनिया भर की रिएक्शन दिखाता रहे। क्लियर की बात आप लोगों को? तो वो वाली एक रिएक्शन आने वाली है। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस में, अच्छा, इसके बाद एरिल हैलाइड की रिएक्शन मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। किसकी रिएक्शन? एराइल हैलाइड की रिएक्शंस कल पढ़ाऊंगा। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसी में थोड़ी सी आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो प्रिपरेशन की रिएक्शन ज्यादातर खत्म हो गई हैं। अब जो रिएक्शंस बची हुई हैं, प्लीज मुझे याद दिलाना, कल आपको एल्केन हैलाइड पढ़ाना, तो मुझे ना एक और सोर्स लाना पड़ेगा जिसमें डाइहैलाइड और ट्राइहैलाइड भी दिया हो। नहीं तो जो सोर्सेज अभी मेरे पास है ना, हाँ हाँ, वो जो सोर्सेज मेरे पास अभी है ना, उनमें डाइहैलाइड ट्राइहैलाइड मैंने लिखे नहीं है। हाँ हाँ, अरे वो तो मैंने सब पढ़ाए होंगे। ट्राइहैलाइड है ना, हम हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है ना, क्योंकि ये अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है ये सब। चलो ठीक है बेटा, है ना। कल की क्लास कल होगी वापस से 2:30 बजे। आज की कक्षा, हाँ, 1 मिनट बचा हुआ है, अगली क्लास है नहीं नहीं, 2:30 बजे वाली होगी, सुबह वाली क्लास सुबह होगी 9 बजे, ठीक है। 9 बजे। एनसीईआरटी की कल नहीं बेटा, कल सिर्फ क्लास उनकी है जिन्हें आयनिक इक्विलिब्रियम पे थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सीखना है। एकदम गरीबों टाइप से पढ़ाऊंगा, जिस जिसको लगे आ जाओ। अब गरीब सुन के ही कुछ लोग नहीं आएंगे।